हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 57 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, अगर प्लस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ है भागा, गुना का अर्थ है माइनस और भागा का अर्थ है प्लस, तो 6 डिवाइड 36 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले भागा का जो चिन्ह है इसको क्या दर्शाया जा रहा है, तो भागा को दर्शाया जा रहा है क्या चीज़, तो प्लस, तो हमने यहाँ प्लस लिख दिया। माइनस का अर्थ दर्शाया जा रहा है क्या चीज़, तो माइनस का अर्थ दर्शाया जा रहा है आपको डिवाइड का साइन है यहाँ पर। मल्टीप्लाई का अर्थ दर्शा रहा है आपको माइनस, और प्लस का अर्थ दर्शा रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, तो सबसे पहले 36 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 और इधर 6 है, और इधर फिर 34 है, सॉरी 3 है और 4 है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, -12, और इधर यहाँ हो जाएगा 9, और ये आपको हो जाएगा +6। तो 9 और 6 हो गया 15, 15 माइनस 12 कर देंगे हो जाएगा 3। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिख रहा है, तो बी है, डी है, सबसे तीनों का पहले पहला अक्षर मिलाइए। तो बी में +2 कर दिए तो डी, डी में +2 कर दिए तो एफ, एफ में +2 कर देंगे हो जाएगा क्या चीज़, तो एच, यानी कि सबसे पहले किया गया +2। ठीक है, y और u -4, u और q -4, और q में से जब हम 4 घटा देंगे तो हो जाएगा क्या चीज़, तो m, यानी कि यहाँ पर हो गया -4। इसके बाद का क्या सिचुएशन है, w और x हो गया आपको +1, x और y ये भी +1, और y और आगे क्या होगा, तो z, यहाँ भी +1। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा HMZ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक में। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा है इसमें, किसी सांकेतिक भाषा में प्रोडक्ट, ठीक है, तो PRODUCTS प्रोडक्ट्स को NPMBSARQ लिखते हैं। तो उसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर जो लिखा हुआ कंप्रीहेंशन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात हो रहा है कि सबसे पहला चीज़ कि प्रोडक्ट्स का कोड यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P और N तो -2 हो गया, R और P -2 हो गया, O और M -2 हो गया, D और B -2 हो गया, U और S -2, C और A -2, T और R -2, और S और Q -2। तो सब में जो है 2 घटा दिया गया है। तो यही सिचुएशन अब आप रखिए, इसमें सभी में जो है 2 घटाने वाला सिचुएशन आप भी रखिए। तो यहाँ पर जो है C, तो C में 2 घटाएंगे तो A हो जाएगा, तो A तो सभी विकल्प में है। अब आप देख लीजिए इसमें A, देखिए सबसे पहला चीज़ ऑप्शन से इसको बना के दिखलाते हैं। सब में A है, सब में M है, सब में K है, सब में N है, सब में P, सब में C, सब में F, सब में C। अब यहाँ पर इसको आप जाके डायरेक्ट चेक करिए, तो किसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर को सिर्फ चेक करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर N है, N में से 2 घटाएंगे तो L होगा, यहाँ K लिखा हुआ, ऑप्शन डी गलत। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है S, S में से 2 घटाएंगे तो Q हो जाएगा, तो Q हो जाएगा तो O भी गलत, यानी ऑप्शन ए गलत। अब यहाँ पर S है, S के बाद I, I में से 2 घटाएंगे तो G होगा, ठीक है, और O में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, O में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा आपको
ओ होता है 15 नंबर पर, 2 घटाएंगे हो जाएगा m, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर लिख रहा है, राजेश पहले 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, तो राजेश क्या करता है, 6 किलोमीटर जाता है पूरब दिशा की ओर। तो 6 किलोमीटर ये 6 किलोमीटर ये पूरब दिशा की ओर गया। ठीक है, चलता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ जा गया और 10 किलोमीटर चला। फिर किधर मुड़ गया, दाएं ओर मुड़ गया और कितना चला, तो 10 किलोमीटर। तो दायां तो इधर होता है, तो दायां मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। अब वह फिर अपने दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ गया और 6 किलोमीटर चला। अब फिर वह अपने बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर, यहाँ से बाएं मुड़ गया और 15 किलोमीटर चला। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो 6 और 6 को घटा दीजिए, समाप्त हो गया 10 और 5 15 कितना, 10 और 15 हो गया 25, यानी कि 25 किलोमीटर किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा है इसमें, सुरेश अनिल से भारी है। सुरेश किससे भारी है, तो अनिल से। चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, सुरेश अनिल से भारी है। तो जो भारी है उसको ऊपर, जो हल्का उसको नीचे। सुरेश अनिल से भारी है, लेकिन इतना भारी नहीं है जितना कि राजू है, यानी कि राजू हो गया किससे, तो सुरेश से भारी हो गया राजू। तो ये लीजिए राजू लिख दिया मैंने। अनिल जयेश से भारी है। अनिल जो है किससे भारी है, तो जयेश से। तो अनिल भारी है किससे, तो जयेश से, ये यहाँ जयेश लिख दिए। कृष्णन सुरेश से भारी, लीजिए अब तो गड़बड़ हो गया, कृष्णन हो जाएगा सुरेश से भारी, लेकिन राजू से हल्का। अच्छा, तो ये हो गया, हमने यहाँ लिखा राजू, ये हमने यहाँ पर लिखा कृष्णन, क्योंकि क्या बोला, कृष्णन जो है सुरेश से भारी है और राजू से हल्का है। तो ये यहाँ हो गया सुरेश। अब सुरेश के नीचे अनिल और जयेश है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनिल और यहाँ पर हो जाएगा जयेश। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या बोला, अब इसके बाद बोला कृष्णा सुरेश से भारी लेकिन राजू से हल्का है, तो उन सब में सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी तो राजू है, और राजू दिया गया ऑप्शन सी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, लिख रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में 389 का अभिप्राय है बहुत शीघ्र दौड़ो। 964 का अभिप्राय है शीघ्र लौट जाओ। 487 का अभिप्राय है दौड़ो और आओ। तो उस सांकेतिक भाषा में आओ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंक रखा गया है? आओ के लिए कौन सा कोड रखा गया है, हमको ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न में आओ कितने जगह पर लिखा हुआ है। तो 389 का अभिप्राय है बहुत शीघ्र दौड़ो। 964 का अर्थ है शीघ्र लौट आओ, आओ मिल गया हमको। 487 का अभिप्राय है दौड़ो और आओ, आओ यहाँ भी मिल गया। तो जब इस दोनों में हमको आओ और आओ मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 964 और यहाँ पर 487 में से जो कॉमन मिलेगा, तो 4 यहाँ भी मिला और 4 यहाँ भी मिला, दोनों में मुझे 4 मिल गया। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लिख रहा है इसमें, लड़कों की एक पंक्ति में आनंद बाईं ओर से 11वां है। आनंद जो है वो बाएं से कितने नंबर पर, 11वें नंबर पर। ठीक है, तो हो गया क्या चीज़, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक, आनंद है कितने नंबर पर, तो बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, तो 11वें स्थान पर है। और दीपक दाईं ओर से 15वें स्थान पर, 15वें स्थान पर है। तो सबसे पहले अब इसके बाद क्या बोला, जब आनंद और दीपक अपनी स्थितियां
अदल बदल लेती है, यानी कि दोनों ने अपना स्थिति अदल बदल लिया, यानी कि आनंद के जगह पर दीपक, दीपक के जगह पर आनंद, स्थितियां अदल बदल लेती है। तो आनंद बाईं ओर से 13वां हो जाता, तो आनंद जो है वो बाएं से कितने नंबर पर, तो 13वें नंबर पर हो जाता है। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सी दाहिने ओर से दीपक की स्थिति होगी? तो दीपक की स्थिति क्या होगा? तो आप देख लीजिए 11 में जब 2 जोड़े, 11 में जब 2 जोड़े तो 13 हुआ। तो उसी प्रकार से 15 में भी हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना, तो 17वां, यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि 17वां, ऑप्शन बी यानी कि 17वां। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? चलिए आगे बढ़ा जाए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, साइलोगिज्म का ये क्वेश्चन है। लिख रहा है क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, क्या देखिए, कुछ पेंसिलें घड़ियां हैं, कुछ पेंसिल जो है वह घड़ियां हैं। तो पेंसिल घड़ी है यानी कि वॉच। ठीक है, इसके बाद दे रहा है क्या चीज़, कुछ पुस्तकें पेंसिल है और कुछ पुस्तक जो है वो क्या है, पेंसिल है, यानी कि बुक। कुछ पुस्तक जो है वो क्या है, यानी कि बुक जो है वो क्या है, पेंसिल है। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष है इसमें, कुछ घड़ियाँ पुस्तकें हैं। तो वॉच जो है बुक है क्या, देखिए तो नहीं है, तो ये हो गया क्या, गलत। दूसरा है, कुछ पेंसिल ना तो पुस्तकें हैं ना ही घड़ियाँ, और कुछ पेंसिल जो है वो ना तो पुस्तक है और ना ही घड़ी है। तो यहाँ पर जो है हम ये बात तो नहीं कह सकते हैं, ये बात तो पूर्णतः गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट हमने बनाया तो इसमें तो ये वाला पार्ट दिख रहा है इधर से, लेकिन अगर इसको अटैच करना चाहते हैं अटैच आराम से कर सकते हैं, इसीलिए यह हो जाएगा गलत। तो पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत, आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को 150 वाले रूल से बना करके देखेंगे कि 150 वाले रूल से बनाने पर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। कुछ का केस है तो 50 50, कुछ का केस है 50 50, कुछ का केस है 50 50, कुछ का केस है यहाँ भी 50। तो कुछ पेंसिल ना तो पुस्तक है ना ही घड़ियाँ हैं, तो ना तो के केस में आ गया, यानी कि निगेटिव सेंस में आ रहा है। तो कुछ नहीं के केस में आया, तो ये हो जाएगा आपको 100, और यहाँ ये भी हो जाएगा आपको 100। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, तो देखिए पहला निष्कर्ष है कुछ घड़ियाँ पुस्तकें हैं। तो घड़ी यहाँ पर, पुस्तक यहाँ पर, पेंसिल और पेंसिल कॉमन तो मिला, लेकिन कॉमन टर्म में कोई भी 100 नहीं होने के कारण रिलेशन नहीं बन सकता है। निष्कर्ष 1 हो गया आपको गलत। दूसरा है, कुछ पेंसिल ना तो पुस्तक हैं, यानी कि कुछ पेंसिल पुस्तक नहीं है, और उसके बाद क्या बोला, कुछ पेंसिल ना तो घड़ियाँ हैं, यानी कि कुछ पेंसिल घड़ी नहीं है। इसको आप इस प्रकार से 2 सेंटेंस बना करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक बार फिर से बोल दें, कुछ पेंसिल पुस्तक नहीं है, कुछ पेंसिल घड़ी नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों में देखिए पुस्तक भी 100 है, घड़ी भी 100 है। यहाँ पर देखिए पुस्तक भी 50 है, घड़ी भी 50 है। कभी भी बनेगा ये, तो नहीं बनेगा। 50 रुपया वाला सामान आप 100 रुपया में खरीद रहे हैं, तो कभी भी नहीं होगा, तो गलत। तो पहला भी निष्कर्ष गलत, दूसरा भी निष्कर्ष गलत, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिख रहा है, सभी मेज पैमाने हैं। सभी जो मेज है वो क्या है, तो पैमाना है, पैमाना है। कुछ पैमाने हरे और कुछ पैमाना क्या है, तो ये हरा है। तो अब है यहाँ पर पहला निष्कर्ष, सभी पैमाने मेज हैं। क्या सारा का सारा पैमाना क्या मेज के अंतर्गत है, क्या सारा का सारा मेज पैमाने के अंतर्गत है, पैमाना तो मेज के अंदर नहीं है, इसीलिए पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा,
कुछ मेज हरे हैं, कुछ मेज हरा है क्या? देखिए तो मेज हरा है, मेज तो हरा नहीं है, ये भी क्या? गलत। तो पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हम लोग 150 वाले रूल से देख लें। सभी वाला केस है तो 100, यहाँ पर 50, कुछ वाला केस है 50, यहाँ भी 50, सभी वाला केस है 100, यहाँ पर 50, और कुछ वाला केस है यहाँ भी 50 और यहाँ पर भी 50। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ? तो पहला निष्कर्ष है सभी पैमाने मेज हैं, सभी पैमाना जो है मेज है, पैमाना और पैमाना दोनों जगह पर पैमाना देखिए 50-50 ही है, और हमारे पास यहाँ पर पैमाना जो है 100 दर्शा रहा है, तो 50 कभी भी 100 होगा? ये तो नहीं होगा, इसीलिए पहला निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा है मेज और हरा, तो मेज है यहाँ पर और हरा है यहाँ पर, दो स्टेटमेंट से मिलकर के यह निष्कर्ष बनेगा। तो दो कथन से मिलकर निष्कर्ष बनाने के लिए कॉमन टर्म का होना ज़रूरत है, तो कॉमन टर्म मिल गया। कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना जरूरी है, तो 100 है, यहाँ तो दोनों का दोनों 50 है, तो ये भी क्या? गलत। तो पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिख रहा है कुछ अध्यापक तैराक हैं। तो कुछ अध्यापक जो हैं वो क्या है? तैराक हैं। तो चलिए यहाँ पर अध्यापक तैराक हैं, तैराक हैं। उसके बाद सभी तैराक वैज्ञानिक हैं, सभी तैराक जो है वह वैज्ञानिक है। तो निष्कर्ष नंबर 1 है कुछ अध्यापक वैज्ञानिक है, कुछ अध्यापक जो है वो वैज्ञानिक है, तो ये बात क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, दूसरा है कोई तैराक अध्यापक नहीं है, तैराक जो है वह अध्यापक नहीं, तो ये वाला क्या है? ये वाला तैराक अध्यापक हो रहा है, इसलिए ये बात क्या हो गया? गलत। तो पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष गलत, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हम लोग 150 वाले रूल से बना करके देखेंगे उसमें क्या जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। कुछ तैराक, तो ये हो गया अध्यापक हो गया 50, तैराक हो गया आपको 50, सभी हो गया आपको 100 और वैज्ञानिक हो गया आपको 50। कुछ, तो ये हो गया 50, ये भी हो गया 50, कोई नहीं, कोई नहीं में 100 और ये हो गया आपको 100, दोनों का दोनों 100 होता है कोई नहीं के केस में। तो अब यहाँ पर क्या है? तो पहला निष्कर्ष है इसमें कि कुछ अध्यापक वैज्ञानिक है, तो अध्यापक जो है वैज्ञानिक, तो अध्यापक यहाँ पर वैज्ञानिक यहाँ पर, तो ये तो कॉमन टर्म मिलना चाहिए, दो कथन से मिल रहा तो कॉमन टर्म मिलना चाहिए, कॉमन टर्म मिला। कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, 100 भी हो गया। तो अब क्या यहाँ पर? तो अध्यापक 50, अध्यापक 50, वैज्ञानिक 50, वैज्ञानिक 50, तो यानी कि ये हो गया निष्कर्ष पहला सही। दूसरा है कोई तैराक अध्यापक नहीं है, तैराक यहाँ पर और अध्यापक यहाँ पर, और ये पॉजिटिव है और ये वाला देख लीजिए निगेटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं बनता है, तो दूसरा हो गया गलत। तो पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष गलत, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास कौन सा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें क्या दे रहा है वो देखिए। कुछ कुर्सियां कैलकुलेटर है, कुछ कुर्सियां हम के लिख दे रहे हैं और कैलकुलेटर के लिए सी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कुर्सियां, क्योंकि चेयर लिखते तो बाबू सी ये भी हो जाता, सी ये भी जो ये भी हो जाता तो गड़बड़ हो सकता था। कुछ कुर्सियां कैलकुलेटर है, तो कुछ कुर्सियां कैलकुलेटर है, सभी कैलकुलेटर कंप्यूटर है। जा सभी कैलकुलेटर जो है, चलिए इसको लिखिए देते हैं, कंप्यूटर है, सभी कैलकुलेटर कंप्यूटर है। तो अब है इसमें पहला निष्कर्ष कि कुछ कुर्सियां कंप्यूटर है, कुछ कुर्सियां जो है वो कंप्यूटर है, तो ये कैसे बनेगा? तो आप देख लीजिए कुर्सी, कुर्सी इधर वाला कुर्सी जो है वो कंप्यूटर हो रहा है कि नहीं? तो इधर वाला पार्ट तो हो रहा है, ये हो गया सही। दूसरा है सभी कंप्यूटर कैलकुलेटर है, सारा का सारा कंप्यूटर क्या कैलकुलेटर के अंदर है? सारा कंप्यूटर तो कैलकुलेटर के अंदर नहीं है, तो इसीलिए ये हो गया क्या चीज़? तो गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हम लोग 150 वाले रूल से देखेंगे। कुछ के केस में गया ये आपको 50, कैलकुलेटर भी 50, सभी के केस में 100, कंप्यूटर हो गया 50, कुछ का केस में 50, कंप्यूटर 50, सभी का केस में 100 और कैलकुलेटर हो गया आपको 50। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है तो देखिए, कुछ कुर्सियां कंप्यूटर है तो कुर्सी यहाँ पर, कंप्यूटर यहाँ पर, कैलकुलेटर और कैलकुलेटर मिल गया कॉमन, कैलकुलेटर कैलकुलेटर मिल गया कॉमन। अब कैलकुलेटर है कॉमन तो अब क्या करेंगे, तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि कुर्सियाँ 50 तो कुर्सी 50, कंप्यूटर 50 तो कंप्यूटर भी 50, तो ये हो गया क्या चीज़ सही। दूसरा है सभी कंप्यूटर कैलकुलेटर है, तो सभी कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेटर है, तो कंप्यूटर कहाँ पर, कंप्यूटर यहाँ पर 50 और कंप्यूटर यहाँ पर 100, तो 50 रुपया वाला सामान जब 100 रुपया में बिकेगा तो नहीं ना खरीदना है, तो ये हो गया क्या गलत। तो पहला हो गया सही, दूसरा गलत, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लिख रहा है इसमें कथन है जिन्हें प्रोत्साहित किया जाता है वे बच्चे सामान्यतः अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यानी कि यदि आप बच्चे को प्रोत्साहित करिएगा तो वह बच्चा जो क्या होगा, सामान्य बच्चों से ज़्यादा वह क्या है प्रदर्शन करता है। ठीक है, इसमें यह कहा जा रहा है, यानी कि आप बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए तो वो और भी अच्छा करने का कोशिश करता है। ठीक, एक प्रधानाध्यापक की ओर से अभिभावक को नोट, और यह बात जो किसने कहा, तो यह कहा प्रधानाध्यापक ने, किसको, तो अभिभावक को यह बात उन्होंने कहा। ठीक है, तो पूर्वधारणा नंबर 1 है कि कुछ अभिभावक बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। एकदम सही, जब वह बच्चे को प्रोत्साहित नहीं करते हैं तभी तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक को कहना पड़ गया कि आप बच्चों को प्रोत्साहित कीजिएगा, तो बच्चे, आपके बच्चे जो हैं वह क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तभी तो वो कहना पड़ गया, इसीलिए यह बात क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। दूसरा है अभिभावक प्रधानाध्यापक की सलाह का पालन कर सकता है। एकदम सही है ये, क्योंकि अध्यापक अभिभावक को इसीलिए तो कहा गया है, प्रधानाध्यापक के द्वारा इसलिए तो कहा गया है कि अगर प्रधानाध्यापक को लगता कि नहीं मैं कहूँगा और मेरे बात का कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो वो क्यों बुला करके कहते या क्यों नोट भेजते उसको लिख करके। इसीलिए यहाँ पर जो है 12 नंबर क्वेश्चन का पहला और दूसरा दोनों ही पूर्वधारणा इसका सही हो गया, और 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन हो जाएगा बाबू डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लिख रहा है इसमें स्वैच्छिक संगठनों को मदद करने के लिए मंत्रालय ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। जो स्वैच्छिक संगठन है उसको मदद करने के लिए जो मंत्रालय ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, यानी कि जो अपने इच्छा से संगठन बना करके और वह स्वैच्छिक से यानी कि अपने इच्छा से, अपने मदद से, अपने हिसाब किताब लगा करके, अपने आप में ग्रुपिंग सब करके जो है वो मदद करने का जो काम करता है, तो उसके लिए मंत्रालय ने क्या किया है, आर्थिक पैकेज का घोषणा किया है। ठीक है, तो यह एक सरकारी सूचना है। क्लियर, तो अब इसमें देखिए क्या है, तो पूर्वधारणा नंबर 1, प्रस्वैच्छिक संगठनों को ऐसे मदद की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ये बात जो है कहा गया कि इस प्रकार के मतलब मदद का नहीं होता है, तो ये बात पूर्णतः क्या है, गलत बात है। ये मदद का क्यों नहीं होगा, आप यदि अगर कोई स्वेच्छा से दान देता है या फिर अगर कोई स्वेच्छा से मदद करता है और यदि आप उसको मदद कर देते हैं कि आप जो है मदद कर रहे हैं इसीलिए मैं भी आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं भी आपको कुछ आर्थिक मदद इसमें दे रहा हूँ, आप जो लोगों का मदद करते हैं इसीलिए मेरे तरफ से ये भेंट स्वीकार कीजिए, तो उसमें उसको क्या है, उसमें तो वो अच्छे से वह लेगा ही लेगा, ऐसा थोड़ी कहेगा नहीं हमको आवश्यकता नहीं है। तो यह बात पूर्णतः क्या है, तो गलत बात है। ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन का दूसरा पूर्वधारणा क्या है? तो देखिए दूसरा पूर्वधारणा इसमें लिख रहा है कि सरकार पहले स्वैच्छिक संगठनों की मदद नहीं कर रही थी। देखिए बाबू, स्वैच्छिक संगठन का पहले मदद कर रहा था कि नहीं कर रहा था, इस पर क्या यहाँ पर हमारे प्रश्न में कथन में क्या लिखा गया है? लिखा गया कि स्वैच्छिक संगठनों को मदद करने के लिए मंत्रालय ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यानी कि अभी जो है एक घोषणा किया है आर्थिक पैकेज का, लेकिन इसका मतलब इस कथन से यह अर्थ तो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पहले जो है वह मदद कर रहा था या पहले सरकार मदद दे रही थी या सरकार पहले मदद नहीं दे रही थी। इस कथन से तो इस बात यह स्पष्ट हो ही नहीं रहा है कि सरकार जो है अभी जो आर्थिक पैकेज जो सरकार ने मंत्रालय ने घोषणा जो किया है, इससे पहले सरकार स्वैच्छिक मदद करने वाले को जो है संगठन को जो है वह आर्थिक पैकेज देता था या नहीं देता था, यह हमारे कथन से स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा पूर्वधारणा हो गया गलत। तो पहला पूर्वधारणा भी गलत, दूसरा पूर्वधारणा भी गलत। आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर है 14, लिख रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में, तकनीकी शिक्षा से संबंधित विशेषज्ञ वर्ग ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चों को प्राथमिक स्कूल स्तर से ही कंप्यूटर शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्कूल स्तर से ही क्या होना चाहिए? उसको प्राथमिक शिक्षा कंप्यूटर शिक्षा जो है देना चाहिए। ठीक है, सरकार को कंप्यूटर शिक्षा हेतु सभी स्कूलों को निर्देश जारी करने चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है कार्रवाई दिया गया क्या चीज़? तो सरकार को जो है कंप्यूटर शिक्षा हेतु सभी स्कूल को निर्देश जारी करने चाहिए। तो जी हाँ, आप जो हैं क्या कह रहा है कथन में कि सभी स्कूल में जो है प्राथमिक शिक्षा में जो है कंप्यूटर शिक्षा देना चाहिए। तो ऐसा जब दिया जाएगा, कंप्यूटर शिक्षा दिया जाएगा, तो आप सरकार जो है सभी स्कूल को निर्देश देगी ना, तो यह बात क्या हो जाएगा? यह कार्रवाई हो जाएगा पूर्णतः सही। ठीक है, दूसरा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रत्येक स्कूल के कम से कम एक शिक्षक को कंप्यूटर प्रचालन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जी हाँ, ये भी सही, क्योंकि जब आप स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का व्यवस्था लगाना चाह रहे हैं या लगा रहे हैं, तो वहाँ पर शिक्षक जो होंगे उनको तो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए ना, जानकारी होना चाहिए ना। इसीलिए पहला भी सही, दूसरा भी सही, और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लिख रहा है इसमें, पर्यटन मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में यह उजागर किया है, क्या उजागर किया है जी, कि हाल ही के सामाजिक उपद्रवों के कारण देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में महती कमी हुई है। महती कमी मतलब बहुत अधिक कमी। ठीक है, महती कमी मतलब बहुत अत्यधिक कमी हो गया है। क्यों? तो सामाजिक उपद्रव जो हो रहा है हमारे देश में, उसके कारण। तो कौन नहीं आ रहा, किस में कमी हुआ है? तो विदेशी पर्यटक, विदेशी जो घूमने आते थे भारत, उसमें बहुत ज़्यादा कमी हुआ है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप 100 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। और इसके अब यहाँ जो हुआ, ये जो विदेशी पर्यटक जो नहीं आता है हमारे देश घूमने के लिए, इसका परिणाम क्या निकला? तो 100 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो गया। ठीक है, तो कार्यवाही नंबर 1 है, सरकार को चाहिए कि वह पर्यटन क्षेत्र को आर्थिक मदद दे। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़, पर्यटन क्षेत्र को आर्थिक मदद देने का यहाँ पर क्या कारण है? आप प्रश्न पहले पढ़े, क्या पर्यटन क्षेत्र को कोई नुकसान पहुँचा था क्या? नुकसान पहुँचने का मतलब यह है कि भूकंप आया था, या फिर पर्यटन क्षेत्र में, पर्यटन एरिया में कुछ ऐसा भूस्खलन हुआ था क्या, या फिर वहाँ उपद्रवी जा कर के वहाँ उत्पात मचाया है क्या? तो यहाँ तो प्रश्न है, कथन है क्या चीज़, कि पर्यटन मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में यह उजागर किया है, रिपोर्ट दिया है क्या चीज़, कि सामाजिक उपद्रवों के कारण देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में बहुत कमी हुई है। किसके कारण? तो सामाजिक उपद्रवों के कारण। तो आप
कि देश में सामाजिक उपद्रव बढ़ता जाएगा और आप जो हैं पर्यटन विभाग को, पर्यटन क्षेत्र को यदि आर्थिक मदद देते रहेंगे तो क्या उससे विदेशी पर्यटक आने लगेंगे? ऐसा तो नहीं हो रहा है। आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सामाजिक उपद्रव जो है उसको ना बंद करना चाहिए, उसको ना समाप्त करना चाहिए, उसके लिए ना कार्रवाई करना चाहिए कि सामाजिक उपद्रव घटे, सामाजिक उपद्रव नहीं हो। तो आप इस पर तो काम कर नहीं रहे हैं, सामाजिक उपद्रव पर। अब आप क्या कर रहे हैं? तो पर्यटन क्षेत्र को आर्थिक मदद दे रहे हैं। तो ये तो बाबू एकदम अनुचित हो गया। ठीक है, आप यहीं पर हमको कहना चाहिए था, कार्रवाई में होना चाहिए था कि सरकार को चाहिए कि सामाजिक उपद्रवों में कमी लाने का कोशिश किया जाए, या फिर प्रशासन को उस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि सामाजिक उपद्रव कम हो। इस प्रकार का सिचुएशन यहाँ पर इस प्रकार का कथन करना चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत अत्यधिक टाइट कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब नहीं कह करके तो आप आर्थिक पैकेज लगा रहे हैं। तो आर्थिक पैकेज का तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, इसीलिए पहला कार्यवाही हो गया इसका 15 नंबर का गलत। ठीक है, दूसरा है विदेशी पर्यटकों को सूचित किया जाना चाहिए कि वे अपनी जोखिम पर देश भ्रमण करें। वाह, मतलब एक तो विदेशी आपके यहाँ घूमने आए, तो घूमने आए तो अब आप उसको सिक्योरिटी भी नहीं दीजिएगा, तो उससे जो आप उतना अत्यधिक जो हर एक चीज़ में जो उससे आप टैक्स के रूप में जो पैसा जो लेते हैं, आप देखे हैं यदि आप कहीं घूमने गए होंगे, मान लीजिए कि आप लाल किला घूमने गए, तो यदि भारत के आदमी को यदि लाल किला घूमने में मान लीजिए 100 रुपया लग रहा है टिकट का चार्ज, 100 रुपया अगर टिकट का चार्ज लगता है लाल किला घूमने में, तो फिर विदेशी को डायरेक्ट 1500 से 2000 रुपया लगता है लाल किला घूमने का चार्ज। यदि भारत के नागरिक को 100 रुपया लगेगा तो फिर विदेशी पर्यटकों को 2000, 1500, 2000 रुपया लगेगा। ठीक है, तो आप उससे उतना रुपया किस बात का ले रहे हैं कि आप उसको जब सुरक्षा भी नहीं दे सकते हैं, तो वह जब अपने जोखिम पर देश घूमने के लिए आएगा कि नहीं हम 2 गार्ड लेकर के चलते हैं, तो हमको अपना जोखिम उठा करके हम घूमने चलेंगे, आप उसको सिक्योरिटी नहीं दीजिएगा, आप उसको प्रशासनिक व्यवस्था नहीं दीजिएगा, तो आप उससे किस बात का इतना चार्ज लीजिएगा? तो यह सब बात जो है क्या है, गलत है। तो विदेशी पर्यटकों को सूचित किया जाना चाहिए कि वे अपनी जोखिम पर देश भ्रमण करें, और जब आप उसको सूचित कर दीजिएगा कि आपको घूमने आना तो घूमने आइए, नहीं घूमने आना नहीं घूमने आइए, लेकिन अगर आप घूमने आइएगा तो आप अपना व्यवस्था सोच करके आइएगा। ठीक है, कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, आप अपना सुरक्षा व्यवस्था करके आइएगा। तो क्या लगता है कि कोई भी विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आएगा भारत? एकदम नहीं आएगा। इसीलिए पहला भी कार्रवाई गलत, दूसरा भी कार्रवाई गलत। आंसर इसका हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लिख रहा है इसमें, निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में बीमार उद्योगों के कारण रोजगार के अवसर दिसंबर 2016 से 4.50 यानी कि 4.50 दशलक्ष से घटकर दिसंबर 2017 में 4.15 दशलक्ष हो गया है। क्या बोला? निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में बड़ी संख्या में बीमार उद्योगों के कारण, बहुत ज़्यादा संख्या में जो बीमार उद्योग था उसके कारण रोजगार के अवसर जो है वह क्या हो रहा था, घट रहा है। रोजगार के अवसर घट रहा है, यानी कि दिसंबर 2016 में क्या था, तो 4.50 दशलक्ष यानी कि ऐसा 10 लाख। ठीक है, 10 लाख मतलब होता है 10 लाख, तो 10 लाख में यहाँ पर जो है 4.50 जो है 10 लक्ष जो है क्या था, रोजगार था। या सीधा बात समझिए आप, जो हम आपको समझाना चाह रहे सीधा समझिए। आप 10 लक्ष को छोड़ दीजिए, आप 4.50 पर रहिए। क्या बोला कि दिसंबर 2016 में 4.50 लाख, ठीक है, यानी कि 4.5 लाख नौकरी होता था, रोजगार होता था। लेकिन रोजगार का उद्योग क्या हो गया, उद्योग बीमार होने लगा है, यानी कि उद्योग में नुकसान होने लगा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ है कि वो जो 4.5 लाख जो नौकरी होता था, 4.5 लाख जो रोजगार होता था, वह अब दिसंबर 2017 में घट गया है, और घट करके कितना हो गया है, तो 4.15 दशलक्ष यानी कि 4.15 लाख हो गया है। यानी कि सीधा बात कहें तो
35,000 रोजगार कम हो गया है। ठीक है, दिसंबर 2016 में 4.5 लाख आदमी रोजगार में था, तो अभी जो है 4,15,000 आदमी मात्र रोजगार में है। इसका मतलब यह हुआ कि दिसंबर 2016 से 2017 आते आते 35,000 आदमी बेरोजगार हो गया है। रोजगार का बढ़ोतरी नहीं हुआ, रोजगार में कमी हो गया है, यानी कि 35,000 आदमी जो है वह बेरोजगार हो गया है। बात समझ में आया? तो अब इसके लिए क्या कार्रवाई करना चाहिए? तो सरकार को नए उद्योग आरंभ करने चाहिए। एकदम सही। सरकार जब नए उद्योग आरंभ करेगी तो धीरे धीरे बेरोजगारी क्या होगा, रोजगार आदमी को मिलेगा, रोजगार जब मिलेगा तो बेरोजगारी समाप्त होगा। दूसरा है, बेरोजगारों को रियायती ऋण दिए जाने चाहिए। जी हाँ, अगर बेरोजगार आदमी को आप रियायत पर यानी कि कम इंटरेस्ट पर यदि आप ऋण उपलब्ध कराइएगा तो उससे क्या होगा, उससे वह अपना व्यवसाय करने के बारे में सोचेगा, वह अपना व्यवसाय करेगा। इसीलिए पहला कार्यवाही भी सही है इसका और दूसरा कार्यवाही भी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 से 20। लिख रहा है इसमें, नीचे दिए गए जानकारी को सावधानी से पढ़िए और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिख रहा है इसमें, एक नंबर है ABCDEFGH और I, ये 9 मित्र एक कक्षा में एक बेंच पर बैठे हैं। कौन कौन है? तो है इसमें ABCDEFGHI। ठीक है, तो ये सब जो है आपको एक और हम इधर बना दें I यहाँ पर, ये हम इधर लिख देते हैं बाएं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया बायां किनारा और ये हो जाएगा आपको दायां किनारा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है वो देखिए। अब इतना होने के बाद इसमें बोला गया है कि C जो कि D के तुरंत दाहिने ओर बैठा है, E के दाहिने ओर तीसरा है। तो बाबू यहाँ पर तो बहुत सारा जगह है, हमको तो कुछ इसमें पता चला नहीं। आगे बढ़िए। B किसी एक सिरे पर है। हाँ, ये काम का चीज़ है। B किसी एक सिरे पर है, तो B जब एक सिरे पर है तो हो सकता है कि B यहाँ पर बैठा हो सकता है कि B इधर बैठा हुआ हो। कोई एक सिरा है, ठीक है, तो हमने एक सिरा रख दिया, तो B इधर भी बैठ सकता है, B इधर भी बैठ सकता है। अब क्या बोला? अब इसके बाद है H F और G का तत्कालिक पड़ोसी है। ना तो यहाँ H है, ना तो यहाँ पर F है, ना यहाँ G है। आगे बढ़िए। F B के बाएं और तीसरा है, तो B के बाएं पहला, B का बायां इधर है कोई? B के बायां तो इधर कोई है ही नहीं, तो यानी कि ये वाला B हो गया गलत। तो B के बाएं पहला, B के बाएं दूसरा और B के बाएं तीसरा कौन है? तो F B के बाएं ओर तीसरा है, ये हो गया आपको F। ठीक है, अब क्या है इसके बाद? इसके बाद अब कहा गया F B के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा है। A F के तुरंत बाईं ओर है और A जो है वह F के तुरंत बाईं ओर, A जो है वह F के तुरंत बाईं ओर है। अब हम देख रहे हैं 4 नंबर में जो लिखा हुआ है कि H F और G का तत्कालिक पड़ोसी है। कौन? तो H जो है वह F और G का तत्कालिक पड़ोसी है। H F और G का तत्कालिक पड़ोसी है। इसके बाद है, उससे पहले लिखा हुआ है 2 नंबर में C जो कि D के तुरंत दाहिने है। C जो D के तुरंत दाहिने है, हाँ, E के दाहिने और तीसरा है। तो किसके दाहिने और तीसरा है? E के दाहिने और तीसरा। तो E के, अगर मान लीजिए E यहाँ पर बैठता है तो E का दाहिना तो इधर नहीं है, E यहाँ पर बैठता है तो दाहिना एक ही ठो रहा, नहीं होगा। E यहाँ पर बैठता है तो दायां पहला दायां दूसरा, नहीं होगा। और E अगर यहाँ पर बैठता है तो E के दाहिना पहला, E के दाहिना दूसरा और E के दाहिने तीसरा कौन हो जाएगा?
तो लिखा है सी जो कि डी के तुरंत दाहिने ओर है वह ई के दाहिने ओर तीसरा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कौन, तो सी। सी जो कि डी के तुरंत दाहिने है, डी के तुरंत दाहिने है, ई के दाहिने और तीसरा, ई के दाहिने पहला, ई के दाहिने दूसरा, ई के दाहिने तीसरा है। अब बताइए इतना में कौन छूटा, तो ए बी सी डी एफ जी एच आई छूटा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बाबू आई। ये हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट। अब हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, 19 और 20। तो ये 4 क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या जा रहा है। तो सबसे पहले 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन बी के अलावा किसी एक सिरे पर है। तो बी के अलावा किसी एक सिरे पर ई है और ई दिया गया ऑप्शन सी में, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 का सी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है ए के पड़ोसी कौन है। तो ए का पड़ोसी देखिए सी है और एफ है, ए का पड़ोसी सी और एफ दोनों है, और सी और एफ दोनों दिया गया ऑप्शन डी में, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह सी के बाईं ओर बैठा है। सी के बाईं ओर बैठा हुआ है डी आई ई, और ये डी आई ई दिया गया है ऑप्शन ए में, तो हमारे प्रश्न का 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बेंच पर बीच में बैठा है। तो बीच में तो कितना है, 9 आदमी है टोटल, तो 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 4 इधर और 4 इधर, तो बीच में आया कौन, ए, और ए दिया गया आपको ऑप्शन बी में, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। तो 17 का आंसर हो गया सी, 18 का आंसर हो गया डी, 19 का आंसर हो गया ए, और 20 का ऑप्शन हो गया बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लिख रहा है इसमें 43 बच्चों की एक कक्षा में, ठीक है, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, 43 बच्चों की कक्षा में, यानी कि 43 हो गया टोटल, ठीक है। कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 14वां है, यानी कि ये 14 नंबर पर है लेफ्ट साइड से। नीचे से उसका क्रम क्या है, तो नीचे से क्रम क्या है ये हमको बताना है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा। तो सबसे पहला चीज़ कि हम 14 है, 14 - 1 कर दिए तो हो गया 14 - 1 कर दिए हो गया 13। अब 13 में हम क्या जोड़ेंगे जो 43 हो जाएगा। तो 13 में सीधी सीधी बात है कि 30 जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। 13 में हम जब 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43, यानी कि विजय जो है वह नीचे से 30वें स्थान पर है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 से 25, लिख रहा है इसमें नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ो और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो, ठीक है। इसमें लिख रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। कौन कौन है इसमें, तो ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 सदस्य हैं, एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं। और इनको क्या करना है, तो अब इसमें क्या बोला गया, इनमें से एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक इंजीनियर है, 2 छात्र है और एक गृहिणी है, ठीक है। चलिए जो दिया गया है वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर उन सब के साथ कुछ ना कुछ है, कोई रोजगार में है तो कोई गृहिणी है, कोई छात्र है, तो वो जो है वो हम यहाँ पर इसके लिए इसमें हम बना देते हैं और हम इस ब्लॉक में उसके लिए लिख देंगे जो जो कार्य के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया उसके लिए जो जो कार्य करता है उनके लिए, ठीक। अब इसमें क्या है, परिवार में 2 विवाहित युगल हैं, यानी कि परिवार में 2 ठो जो है शादीशुदा जोड़ा है। तो एक शादीशुदा जोड़ा और ये दूसरा शादीशुदा जोड़ा, ठीक।
अब इसमें क्या कहा गया, एफ जो कि डॉक्टर है, ई का पिता है। एफ एक डॉक्टर है, एफ एक डॉक्टर है और जो कौन है, ई का पिता है। ठीक है, तो एफ जो है वह ई का पिता हो गया। तो ये लीजिए हमने यहाँ एफ बना दिया। एफ को हम क्या कर रहे हैं, तो पिता बना दे रहे हैं। किसका पिता है ये, एफ पिता है ई का। तो यानी कि एफ पुरुष हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा तो हम प्लस का साइन बना दे रहे हैं, जो स्त्री होगी उसके लिए माइनस का साइन बना देंगे। ठीक है, अब क्या बोला इसमें, तो इसमें बोला था कि दो विवाहित जोड़ा है, तो एक विवाहित जोड़ा, तो यहाँ पर बाबू एफ ही आ गया, यानी कि इसके लिए एक पत्नी अब चाहिए। यहाँ पर जो भी होगी वो आगे हम यहाँ लिख देंगे। अब इसमें लिख रहा है डी एक छात्रा है और उसका भाई वकील नहीं है। डी एक छात्रा है, तो चलिए डी जब एक छात्रा है और उसका जो भाई है वह वकील नहीं है, ये लिख रहा है। ठीक है, अब है इसमें बी, अच्छा छात्रा लिखा गया तो यहाँ पर फीमेल क्लियर कर दिया है, तो डी फीमेल हो जाएगी। अब क्या इसमें बी डी की दादी है। अच्छा बी जो है वह डी की दादी है, तो डी की दादी। ठीक है, तो माँ अति पिता और पिता के पिता, तो यहाँ पर कौन, दादा दादी का सिचुएशन, तो कौन है, तो बी। बी जो है वह डी के लिए दादी है। चूँकि हमारे प्रश्न में दिया गया है कि दो ठो ही जो है क्या, ये दादी है, दो ठो ही शादीशुदा जोड़ा है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, तो ये जो बी जो है वह डी के लिए कौन है, तो दादी। थोड़ा चिन्ह आगे कट गया था, इसीलिए हम यहाँ से फिर चिन्ह बना दे रहे हैं। ठीक है, तो बी जो है वह डी के लिए दादी है। ठीक, अब यहाँ के बाद का क्या सिचुएशन है वह देखिए। इसके बाद का जो सिचुएशन है ये हमारे प्रश्न में जो दे रहा है कि सी ए का ससुर है। सी जो है वह ए का ससुर है, तो यहाँ पर एक ही परिवार का बात हो रहा है। यहाँ पर ये पिता हो जब हो ही गया, और यहाँ पर क्या बोला, सी ए का ससुर है, इसका मतलब है कि ए यहाँ पर हो जाएगी, महिला हो जाएगी ए, तो फीमेल। ठीक है, और उसके ससुर कौन, तो सी, तो इसका मतलब ससुर, महिला के लिए ससुर कौन होता है, तो पति का पिता, तो ये हो जाएगा इसके लिए पिता। तो इसका मतलब हो गया सी और बी हो जाएगा पति पत्नी। ये दादी है तो ये हो जाएगा दादा, यानी कि ये हो जाएगा पति, ये हो जाएगी पत्नी। इधर हम प्लस का साइन दे दे, इधर माइनस का साइन दे दे। ठीक है, ये इसके लिए हो जाएगी माँ, इधर पिता है ही। अब यहाँ पर जो हम एक चीज़ हम यहाँ देखे थे, क्या लिखा था, डी जो है माइनस से छात्रा है, तो इसका मतलब फीमेल, और उसका भाई डॉक्टर अथी, उसका भाई जो है क्या लिखा था, उसका भाई वकील नहीं है, यानी कि ई जो है पुरुष है। तो सबका जेंडर क्लियर, पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला, सबका जेंडर क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या लिख रहा है कि सी ए का ससुर है और एक इंजीनियर है, तो सी एक क्या है, इंजीनियर है। ठीक है, तो सी जो है वह इंजीनियर है, इंजीनियर है। अब यहाँ क्या है, डी ई की बहन है, तो डी जो है वह ई की बहन है। चलिए ये चीज़ अच्छा किया, वैसे तो वहाँ क्लियर था ही। और हमारे प्रश्न में लिख रहा था 5 नंबर में कथन जो है कि डी एक छात्रा है और उसका भाई वकील नहीं है, यानी कि डी का जो भाई है ई, वह वकील नहीं है। तो अब बताइए कि वकील होगा तो होगा कौन, तो वकील होगा, और एक और पोस्ट यहाँ पर एक गृहिणी बची हुई है, गृहिणी बची हुई है और वकील बची हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ सिचुएशन जाता है कि गृहिणी कौन और वकील कौन, गृहिणी कौन होगी और वकील कौन होगी, यही चीज़ ना है। तो हमारे प्रश्न में जो है यहाँ पर दिया हुआ क्या चीज़, तो ये देखिए गृहिणी और वकील यहाँ पर बच रहा है। तो चलिए एक बार हम फिर से इसमें पढ़ लें, क्योंकि लिखा हुआ पर इसमें कि एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा, एक वकील है, बहुत अच्छा। तो डॉक्टर तो हो गए लेकिन वकील तो आया नहीं, तो ई जो है वह वकील नहीं है। यहाँ लिख रहा है ना कि डी एक छात्रा है और उसका भाई वकील नहीं है, तो ई तो वकील नहीं हो सकता है, तो ई वकील नहीं हो सकता, हम यहाँ पर लिख देते हैं वकील नहीं है। ठीक, डी एक छात्रा और उसका भाई वकील नहीं है। उससे पहले क्या है, तो एक डॉक्टर,
तो एक डॉक्टर हो चुके हैं, एक डॉक्टर चाहे एक डॉक्टर हो चुके हैं। एक वकील, वकील कौन है, ये अभी ये तो नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक वकील होगा। एक इंजीनियर, इंजीनियर भी हो चुका है। दो छात्र, तो एक छात्र यहाँ पर एक छात्र यहाँ पर, ये हो जाएगा भाई बहन है ये, तो छात्र छात्रा हो गया। अब क्या है, बी डी की दादी है और गृहिणी है, तो बी जो है कौन है, गृहिणी है। ये चीज़ हम उस समय नहीं लिखे थे इसीलिए दिक्कत हो गया, नहीं तो बी जो है वह कौन है, गृहिणी है। तो बचा कौन, वकील, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वकील। हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट, सारा एडजस्टमेंट क्लियर है। अब इसमें जो है लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर, 24 नंबर और ये 25 नंबर। तो क्या क्या दे रहा है, अब चलिए ध्यान से देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है बाबू कि ई किस प्रकार बी से संबंधित है। ई जो है किस प्रकार बी से संबंधित है, तो ई जो है वह बी का कौन हो गया, तो पोता हो गया। जब ये दादी तो ये पोती, तो ये पोती तो ये कौन, पोता। तो पोता नहीं है, ऑप्शन में पौत्र है। पौत्र और पोता दोनों एक ही होता है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 22 का बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित युगलों में से एक युगल है। कौन जो है विवाहित युगल में से एक ठो युगल है, यानी कि विवाहित जोड़ा चाहिए। तो विवाहित जोड़ा है सी बी और एफ ए। हमारे प्रश्न में सी बी है नहीं, एफ ए है ऑप्शन बी में। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एफ ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, परिवार में कितने महिला सदस्य हैं। महिला सदस्य महिला सदस्य महिला सदस्य, यानी कि 3 महिला सदस्य। 3 महिला सदस्य ये दिया गया ऑप्शन ए में। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन ए। 25 नंबर है, डॉक्टर कौन है। तो डॉक्टर जो है बाबू एफ है, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका एफ। ऑप्शन हो जाएगा, एफ तो दिया नहीं है। ऑप्शन है डी, तो डी नहीं है, ई नहीं है, या तो डी या फिर ई, ये भी नहीं, ए का पति। तो जी हाँ, डॉक्टर कौन है, तो एफ है, और एफ कौन है, तो ए का पति है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है बाबू, आगे बढ़ा जाए अब। हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर है 26 से 30, लिख रहा है इसमें परिच्छेद के संदर्भ में अलग अलग परीक्षाकार उसकी सत्यता या असत्यता की मात्रा निश्चित कीजिए। हमारे पास यहाँ पर जो है 4 निष्कर्ष ऑप्शन दिया गया है और पैसेज दिया गया है। पैसेज को पढ़ना है, समझना है, और उससे संबंधित जो प्रश्न दिया गया है 5 नीचे में क्वेश्चन है 26, 27, 28, 29, 30, ये पाँचों क्वेश्चन का हमको आंसर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है, सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे। बहुत से अभिभावकों को जो कि स्वयं भी गणित में असफल रहे थे, अभिभावक जो है खुद गणित में क्या थे, असफल थे, अपने बच्चों को अपनी माता या पिता के पद चिन्हों पर बढ़ता हुआ देखने का विषादपूर्ण अनुभव होता है। यानी कि क्या हुआ है यहाँ पर कि बहुत सारे माता पिता यानी कि अभिभावक जो हैं मैथ में असफल थे, गणित में असफल थे, और उनके बच्चे जो हैं उनका भी वही स्थिति है कि वह भी अपने माता पिता के चिन्हों पर ही, पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं, यानी कि उनका भी मैथ जो है वह अच्छा नहीं है। और यह जो है उन माता पिता के लिए क्या है, विषादपूर्ण, यानी कि विष पीने की तरह जो है अनुभव उनको हो रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है गणित में निराशाजनक होना परिवारों में चलता जाता है, और उसको क्या लगता है, ऐसा लगता है कि गणित में जो है निराशा जो है वह क्या है, उसके परिवार में ही हो गया है। यानी कि हम भी निराश, मेरा बेटा भी, बेटी भी निराश, और फिर इसके बावजूद आगे भी गणित सबका कमज़ोर हो जाएगा क्या इसमें, तो ऐसा जो है उसके मन में चलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर है गणित में निराशाजनक होना परिवारों में चलता जाता है अथवा ऐसा होता है। हालांकि इस बात की संभावना तो निश्चित रूप से दिखती है कि गणित में दृढ़ता अभिभावकों से बच्चों को मिलती है,
और यह चीज़ का भी संभावना है, यह भी निश्चित रूप से जो है दिखता है क्या चीज़ कि गणित, जिसका गणित ठीक रहता है उसके बेटे बेटी का भी गणित जो है बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें यही कह रहा है कि हालांकि इस बात की संभावना तो निश्चित रूप से दिखती है, संभावना जो है वह निश्चित रूप से दिखता है। क्या दिखता है कि गणित में दृढ़ता अभिभावकों से बच्चों को मिलती है, पर यह जरा निश्चित नहीं की जा सकती यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि गणितीय योग्यता इस तरीके से वंशानुगत होती है। और उसने कहा, क्या कहा कि इसको आप निश्चित नहीं कर सकते हैं कि गणितीय योग्यता जो है वो वंश के हिसाब से चलता है, यानी कि इसके वंश को गणित समझ में आएगा और इस वंश को गणित समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, इसमें यही कहा गया है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ परिवारों में कुछ पीढ़ियाँ एक साथ गणित में कमज़ोर पाई गई है। तो एक साथ गणित में कमज़ोर पाई गई है, तो यह बात जो हम निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको गलत भी नहीं ठहरा सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी, यानी कि 26 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, संभवतः, अनुमान प्रायः सत्य है, यानी कि संभवतः सत्य है। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 27 नंबर। इसमें क्या कह रहा है देखिए, अन्य विषयों की तुलना में गणितीय योग्यता का काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया गया है। क्या चीज़ में, अन्य, क्या लिखा है, लिख रहा है कि अन्य विषयों की तुलना में, अन्य जो विषय हैं उसके तुलना में क्या हो रहा है, गणितीय योग्यता का काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया गया है। तो गणित में जो योग्यता है उसका क्या किया गया, तो विस्तृत यानी कि विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया है। तो देखिए, ये अध्ययन किया गया है या अध्ययन नहीं किया गया है, इस प्रकार का कोई भी जानकारी हमारे कथन में कहीं भी नहीं, यानी कि पैसेज में कहीं भी नहीं है। इसीलिए 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तथ्य काफ़ी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तथ्य काफ़ी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चों में गणितीय योग्यता का विकास अध्यापक की गणित में दृढ़ता पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, अध्यापक का। प्रश्न में क्या लिख रहा है, अध्यापक का, जबकि हमारे कथन में यहाँ पर आप देख लीजिए, कथन में क्या लिख रहा था, तो कथन में यहाँ लिख रहा था दृढ़तापूर्वक वाला बात, अभिभावकों से बच्चों को, क्या बोला, गणित में दृढ़ता अभिभावकों से बच्चों को मिलती है, और यहाँ पर बोला अध्यापक से मिलती है। तो ये बात तो पूर्णतः 28 नंबर क्वेश्चन का पूर्णतः क्या हो गया, गलत, या निश्चित रूप से असत्य है, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर सवाल में देखिए क्या लिखा है, ऐसे अभिभावक जो स्वयं गणित में असफल रहे थे अपने बच्चों को गणित सिखाने में सकारात्मक सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर यह जो बात है कि जब उसको, हमारे प्रश्न में यहाँ लिखा गया है कि चिन्हों को माता या पिता के पद चिन्हों पर बढ़ता हुआ देखने का विषादपूर्ण अनुभव होता है। तो जब उनको विष पीने के जैसा अनुभव होता है, तो इसका सीधा मतलब है कि वह अपने बच्चों को जो है सकारात्मक का सोच देते होंगे, यानी कि तुम गणित पढ़ सकते हो, तुम गणित कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो अगर वो नहीं पढ़ता है तब तो विष पीने के लायक स्थिति हो जा रहा है, जैसा कि हमारे प्रश्न में कहा जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर, यह हमको तथ्य पूरा का पूरा मिला नहीं है, हमें यह जानकारी पूरा का पूरा कथन से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हम इसको गलत भी नहीं कह सकते हैं। इसीलिए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि प्रायः सत्य है, यानी कि संभवतः सत्य है। ठीक है। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, लिख रहा है गणितीय योग्यता अर्जित होती है। गणितीय योग्यता जो है वो क्या होती है, अर्जित होती है। तो ये अर्जित होती है कि यह अर्जित नहीं होती है, यह हमारे कथन में कहीं भी है, पैसेज में कहीं भी नहीं है। इसलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तथ्य काफ़ी नहीं है। तो 26 का बी, 27 का सी, 28 का डी, 29 का बी और 30 का सी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए